हे हेलो एवरीवन। मैं आ गया हूँ वापस स्टॉक मार्केट जर्नी के सीरीज वीडियो में एक नई वीडियो को लेकर के, जिसमें हम जानेंगे फंडामेंटल एनालिसिस को डिटेल में। ओके, बिफोर गोइंग टुवर्ड्स फंडामेंटल एनालिसिस, हमारे लिए ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हमें फंडामेंटल एनालिसिस को करना क्यों है। क्योंकि हम जो भी स्टॉक्स को परचेस कर रहे हैं वो उस प्राइस के लायक है भी या नहीं, या कोई ग्लोबल न्यूज़ या कुछ XYZ रीज़न से ये स्टॉक हमारे परचेस करने के बाद कहीं गिर तो नहीं जाएगा, कि उसकी वैल्यू डाउन या तो नहीं हो जाएगी। तो हमें फंडामेंटल एनालिसिस कुछ यही बताता है। गैस, तो अब बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस को लेकर के। तो फंडामेंटल एनालिसिस एक मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालते हैं, उन कंडीशंस को देखते हुए जो हमारे स्टॉक के प्राइस को वैल्यू को अफेक्ट कर सकते हैं। अब वो कंडीशंस क्या हो सकती हैं? इकोनॉमिक कंडीशंस हो सकती हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, या इंडस्ट्री की कंडीशंस जिसमें कंपटीशन ज़्यादा है, या कंपटीशन को लेकर के ब्रांड वैल्यू को लेकर के, इन सब कंडीशंस को देखते हुए इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली जाती है विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। तो अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? तो गाइज, इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली एक कंपनी का वैल्यूएशन है जिसे हम उस स्टॉक के प्राइस पॉइंट को ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है वो बताता है। जस्ट बेसिकली कि ये जजमेंट है कि आपने किसी स्टॉक को देखा है कि वो 100 के प्राइस पॉइंट पे है, बट उसका इंट्रिंसिक वैल्यू अप्रॉक्स आ रहा है 80, तो वो कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड है क्योंकि करंट प्राइस उसका 100 है। तो बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू आपको उसका वैल्यूएशन बताता है। अब हम बात करते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करें। तो गाइज, इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के बहुत से मेथड्स हैं, बट दे आर बिट कॉम्प्लेक्स। जो मेजरली 4 मेथड्स जो यूज़ करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालने के लिए, वो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, यूजिंग फाइनेंशियल मैट्रिक्स एंड रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड। गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिट कॉम्प्लेक्स है, बट ऐसा नहीं कि हम नहीं निकाल सकते, है ना। बट हम अपनी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके या मोबाइल्स में गूगल में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू ईजिली मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू चेक करनी है, आप सिंपल गूगल में जाइए। लेट सपोज़ आपको टाटा मोटर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू चेक करनी है, सीधा आपको गूगल पे जाना है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ टाटा मोटर्स आप लिखेंगे, देन आपको आपका फिगर मिल जाएगा। तो गैस, और अगर इस मेथड्स को आपको डिटेल में समझना है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट जो वीडियो है उस पर बना सकूं। बात करते हैं अब कंपोनेंट्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस को लेकर के। तो फर्स्ट है हमारा इकोनॉमी एनालिसिस, सेकंड है इंडस्ट्री एनालिसिस, और थर्ड है हमारा कंपनी एनालिसिस। गाइस, हमें फंडामेंटल एनालिसिस के लिए इन 3 कंपोनेंट्स का एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस को लेकर के। गाइस, इकोनॉमिक एनालिसिस में हमें अपनी इंटरनल इकोनॉमी को, डोमेस्टिक इकोनॉमी को एनालाइज करना है कि कोई ऐसा फैक्टर या ऐसी कोई कंडीशंस तो नहीं आ रही है, या कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी तो नहीं आ रही है जो हमारे शेयर की वैल्यू को डाउन कर सकती है। साथ ही साथ हमें उन कंट्रीज़ की भी इकोनॉमी को एनालाइज करना होगा जो हम शेयर परचेस कर रहे हैं, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को वो अदर कंट्रीज़ भी परचेस करती हो। तो गाइज, वो कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, हम कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग समझते हैं। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट को लेकर के, जो कि है हमारा जीडीपी। तो अब जीडीपी क्या होता है? वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं विद इन अ कंट्री विद द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर, उसे हम कहते हैं जीडीपी। बात करते हैं अब कि हम जीडीपी से इकोनॉमी को कैसे समझें। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो जीडीपी का मतलब होता है प्रोडक्शन, है ना। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, मतलब जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ कि प्रोडक्शन स्लो डाउन है या माइनस में जा रहा है प्रोडक्शन, तो हमारी जो जीडीपी है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो प्रोडक्शन कब होता है? बेस्ड ऑन डिमांड, है ना। डिमांड कब होती है? जब इंडिविजुअल आदमी की जो परचेजिंग पावर होती है वो इंक्रीज़ होती है ना, जब उनके पास पैसे रहते हैं
तो उनकी जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज़ होती है। मतलब सीधा सा सिंपल सा बात है कि डिमांड होगी, है ना, परचेजिंग पावर होगी तो डिमांड होगा, डिमांड होगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा। वहीं अगर मैं बात करूं कि परचेजिंग पावर कम है तो डिमांड भी कम होगा, प्रोडक्शन भी कम होगा, तो हमारी जीडीपी क्या होगी, कम होगी। तो इससे भी हम इकोनॉमी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि है हमारा इन्फ्लेशन। अब अगर मैं इन्फ्लेशन को सिंपल वर्ड में बताऊं तो राइज इन अ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, मतलब किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्रीज़ होना, उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि 1000 की चीज़ आपको 1500 रुपये में मिल रही है, उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में कैसे पड़ता है, तो देखिए, अगर किसी भी प्राइस पे आप जो प्रोडक्ट ख़रीदते होंगे उससे अगर प्राइस उसका हाइक हो जाता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 1000 की चीज़ आपको 1500 में मिल रही है, तो आप सोचेंगे उस चीज़ पे इन्वेस्ट करने से पहले कि मैं इस चीज़ को लूँ या ना लूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो प्राइस हाइक है वो कहीं ना कहीं 50% है। तो अब इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो जो परचेजिंग पावर वो क्या होती है, वो कम होती है। अगर वो कहीं ना कहीं नेसेसरी प्रोडक्ट नहीं है तो मेजर चांसेस हैं कि वो प्रोडक्ट को लोग मैक्सिमम अवॉइड ही करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी क्या होगी, डाउन हो जाएगी। बात करते हैं अब हम हमारे थर्ड पॉइंट की, जो कि है इंटरेस्ट रेट्स। तो अब इंटरेस्ट रेट्स कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट करती है, यानी कि हमारी आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आरबीआई रेट हाइक क्यों करती है, जस्ट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, है ना। क्यों, क्योंकि आरबीआई ये चाहती है कि आप अपनी परचेजिंग पावर को थोड़ा सा कम कर दें और कहीं ना कहीं आप अपने नेसेसरी प्रोडक्ट्स पे ही ज़्यादा फोकस्ड रहें एज़ कम्पेयर टू द लग्जरी प्रोडक्ट्स जो आपकी लाइफस्टाइल को बढ़ाती है ना। और वहीं अगर मैं बात करूं कि आरबीआई ने अगर रेट कम किया है या डिक्रीज़ किया है, तो उसका सीधा सा मतलब है कि आरबीआई ये चाहती है कि आप नेसेसरी प्रोडक्ट्स के साथ साथ लग्जरी प्रोडक्ट्स पर भी इन्वेस्टमेंट करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करें, जस्ट टू ग्रो देयर इकोनॉमी। ये गवर्नमेंट ऐसा प्लान करती है। बात करते हैं अब हमारे फोर्थ पॉइंट की, जो कि है फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी जो है उसका सीधा सा मतलब होता है टैक्सेशन सिस्टम से, जो कि हमारी गवर्नमेंट तय करती है ना। अब वो टैक्सेशन इनकम, किस पे ज़्यादा टैक्स लेना है, किस पे कम टैक्स लेना है, और वो जो टैक्सेशन की जो इनकम है उसे कैसे यूटिलाइज करना है टू ग्रो देयर इकोनॉमी। अब ये जो टैक्सेशन पॉलिसी है या जो ये फिस्कल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है ताकि जो परचेजिंग पावर है कस्टमर की इंक्रीज़ हो। अभी आपने जैसे सुना होगा कि गवर्नमेंट ने बहुत से प्रोडक्ट्स में जीएसटी को डिक्रीज़ किया है, जिससे उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो गई है। अब मैं बात करूँ कुछ एग्जांपल के तौर पे, तो हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की। बहुत सी जो कार कंपनीज़ हैं उन्होंने अब उनका जो सेल है वो बढ़ा है, जस्ट बिकॉज कि जीएसटी जो उन कार पे लग रहा था पहले, अब डिक्रीज़ होने के बाद वो बहुत कम हो गया, जिससे प्राइस जो कार की है वो कहीं ना कहीं कम पे जो इंडिविजुअल्स को है वो मिल रही है, जिससे क्या हो रहा है कि डिमांड बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है। बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के, तो मॉनेटरी पॉलिसी का सीधा सा मतलब है मनी से लेकर के, और इस पॉलिसी को डिसाइड करता है कौन, हमारी आरबीआई, कि हमारे पास कितना रिजर्व में कैश होना चाहिए या फंड होना चाहिए, ताकि कभी हमारी जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन होती है या डाउनवर्ड में जाती है तो हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर पाएँ। अब इसमें क्या इंक्लूड रहता है कि हमें अपना जो रिज़र्व है में कैश जो हम रखते हैं या आरबीआई जो रखती है वो कितना रखना चाहिए, ताकि फ्यूचर में कभी कुछ ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आए तो हम उसे मैनेज कर सकें। साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट कितना रखना है मार्केट में, ये सब डिसाइड करती है हमारी आरबीआई इन मॉनेटरी पॉलिसी। लास्टली आपको देखना है कि ग्लोबल ट्रेंड कैसा है, क्या वो बियरिश है या बुलिश है। ये हमें इसलिए देखना है क्योंकि आपको जैसा पता होगा कि कोविड के टाइम पे जितने भी ग्लोबल मार्केट्स थे वो बियरिश ही थे, तो हमें ग्लोबल ट्रेंड भी देखना ज़रूरी है। गैस बात करते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस को लेकर के, तो अब इंडस्ट्री एनालिसिस हमें क्यों करना है। गैस इंडस्ट्रीज़ बहुत सी हैं, जैसे एफएमसीजी,
पावर इंडस्ट्री, डिफेंस सेक्टर, आईटी, टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, फार्मा, बैंकिंग, टेलीकॉम्स, ऐसे बहुत से सेक्टर्स हैं। बट हमें उन कंपनीज और उन सेक्टर्स की तरफ मूव ऑन करना है ना जो हमें प्रॉफिट दे, हमारे पोर्टफोलियो को ग्रो करे, है ना। तो हमें उन सेक्टर्स को समझना होगा कि वो ग्रोइंग है या नहीं, तो उसे हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। तो गाइस फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंडस्ट्री ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। अब हमें उस कंपनी या उस इंडस्ट्री को लेकर के हमें ये देखना है कि वो ग्रोइंग है या नहीं, क्या वो ऐसे कुछ वर्क कर रही है या ऐसे कुछ चेंजेस कर रही है जिससे वो ग्रो करेगी। जैसे कि हम बात करें कि अपने कंपटीशन को बीट करने के लिए वो ऐसे कौन से प्रोडक्ट लॉन्चेस कर रही है, क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऐसा कर रही है कि वो आने वाले समय में ग्रोइंग हो, है ना, उनके इनोवेशंस कैसे हैं। बात करते हैं सेकंड पॉइंट को लेकर के, जो कि है हमारा मार्केट शेयर। तो गैस हमें इंडस्ट्रियल एनालिसिस में मार्केट शेयर को भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना छोटा मार्केट शेयर होगा उतना ही प्रॉफिट कम होगा, है ना, तो उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ भी उनके पास कम होगी। तो हमें ये भी देखना है कि हम जिस भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका मार्केट शेयर जो है वो थोड़ा हायर साइड पे हो। गाइज बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि है हमारा गवर्नमेंट रेगुलेशंस। तो गाइज हमें उन स्टॉक्स पे फोकस करना है जिस पे जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है वो कम हो, और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो हमारी इंडस्ट्रीज जिस पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके फेवर पे हो, है ना। जैसे अभी आपने सुना होगा कि जीएसटी जो है ऑटोमोबाइल्स में कम हुआ है, जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को बेनिफिट मिला है। तो ये कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को लेकर के, है ना। और कहीं ना कहीं आपने ये भी सुना होगा कि जो बजट हर साल जो गवर्नमेंट लाती है उस पर कहीं ना कहीं कुछ सेक्टर्स को प्रमोट करती है गवर्नमेंट उसे ग्रो करने के लिए। तो हमें उस पॉइंट को भी ध्यान रखना होगा कि गवर्नमेंट किस पॉइंट को लेकर के, किस इंडस्ट्रीज़ को लेकर के ग्रो को करने के लिए जो गवर्नमेंट है जो पॉलिसीज़ ला रही है ना। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखते हुए इंडस्ट्री एनालिसिस करना है और उन पे ही इन्वेस्टमेंट करना है। गैस बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो गैस इस नाम से ही आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात करने वाला हूँ, है ना। समय के हिसाब से गैस चेंज होना पड़ता है ना। अगर आप नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करोगे ना तो आप सारा दिन सर्वाइव नहीं कर पाओगे। वैसा ही कुछ हाल हुआ था नोकिया का, है ना। तो हम जानते हैं कि उन्होंने चीज़ों को जल्दी से अडॉप्ट नहीं किया, इसलिए आज वो मार्केट से ही गायब है। तो गैस इन शॉर्ट हमें जो टेक्नोलॉजी को ईजिली अडॉप्ट करती हैं कंपनीज और इंडस्ट्री, हमें उन पर इन्वेस्टमेंट करना है। गैस बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा कंपनी एनालिसिस। तो गैस कंपनी एनालिसिस को समझने के लिए हमें दो फैक्टर्स को समझना होगा, जो कि है हमारा क्वालिटेटिव फैक्टर्स और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। तो बात करते हैं हम हमारे क्वालिटेटिव फैक्टर्स की। तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि हमें क्वालिटेटिव फैक्टर्स में कंपनीज की उन क्वालिटीज़ को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करना है जिस पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके, है ना। तो हमें किन किन क्वालिटीज़ को देखना है। फर्स्ट हम ले सकते हैं कि मैनेजमेंट की क्वालिटीज़। गाइस इस पॉइंट में हमें मैनेजमेंट के डिसीजंस, उनकी प्रैक्टिसेस, उनके रूल्स रेगुलेशंस, हमें इन सब पॉइंट्स को समझते हुए कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है गाइस कि किसी कंपनी में अपर लेवल के जो मैनेजमेंट है या मैनेजर हैं वो क्या है फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, या कई बार वो स्टेबल भी बहुत रहते हैं, तो उससे उनकी कंपनी की ग्रोथ दिखती है। तो मैनेजमेंट क्वालिटीज़ को देखते हुए हमें इन्वेस्टमेंट करना है। सेकेंड पॉइंट हम बोल सकते हैं कि हमें ब्रांड की स्ट्रेंथ देखनी है कि ब्रांड की स्ट्रेंथ कैसी है ओवरऑल मार्केट पे। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, आप सभी मैगी को जानते हैं, है ना, कि वो एक नूडल्स है। बट कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी रेस्टोरेंट पे गए, वहाँ मान लीजिए हमने नूडल्स ऑर्डर किया, तो हम डायरेक्ट नूडल्स नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं कि हमें क्या मैगी अवेलेबल है। भले ही वो हमें कुछ और वेरिएंट खिला दे, कुछ डिफरेंट ही टाइप की नूडल्स खिला दे, बट हमारे जो माइंडसेट है वो क्या रहता है कि ब्रांड को देखते हुए कि भैया मैगी है क्या। वो एक कॉमन एक स्ट्रेंथ बन गई है मैगी को लेकर के, जो कि आज की डेट में सब छोटे से छोटे बच्चे के दिमाग में या ज़ुबान पे मैगी का नाम है। तो ऐसे ब्रांड स्ट्रेंथ को देखते हुए हमें कंपनीज में जो है इन्वेस्टमेंट करना है।
बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है इनोवेशन एंड कैपेबिलिटी। अब हमें कंपनीज की वो स्ट्रेंथ को भी देखना है कि क्या वो इनोवेशन फ्रीक्वेंटली कर रही है मार्केट को देखते हुए, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए, क्या वो ऐसे प्रोडक्ट्स निकाल रही है जो उनके कॉम्पिटिटर को बीट कर सके, जिससे उनकी सेल इंक्रीज हो और हमारा जो कंपनीज की शेयर जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर हमें रिटर्न अच्छा मिल सके। तो गैस इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें जो क्या है कंपनीज पे उनकी क्वालिटी फैक्टर्स को देखते हुए उस पर इन्वेस्टमेंट करना है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वालिटेटिव फैक्टर्स को लेके, जो कि है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखो गैस, मार्केट में कंपनीज बहुत सी हैं, है ना, प्रोडक्ट्स लगभग सिमिलर है बट उनके एडवांटेज अलग अलग हैं, इसलिए वो प्रोडक्ट्स जो हैं हर कंपनीज की चल रहे हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो मारुति की जो गाड़ियां हैं वो सेल ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज, है ना। और hyundai हो गया या टाटा हो गया, तो उन पे भी जो है पब्लिक्स उधर भी अट्रैक्ट होती है। रीज़न क्या है, मारुति पर उन्हें एक एवरेज अच्छा मिलता है, माइलेज अच्छा मिलता है, प्लस उनको कॉस्ट इफेक्टिव गाड़ियाँ मिलती हैं, प्लस उसका जो मेंटेनेंस है वो कम है। ऐसा माइंडसेट है लोगों का, तो इसलिए मारुति की जो सेल है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। अब मैं बात करूँ वहीं टाटा की, तो उन्हें एक जेन्युइन प्रोडक्ट मिलता है जो कि एक उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड करता है। हाँ, एज़ कम्पेयर टू मारुति उन्हें माइलेज जो है कम मिलता है, बट जो है उन्हें सेफ्टी सर्विस जिसके चाहिए, तो वो किस तरफ मूव ऑन होते हैं, टाटा की तरफ। तो गैस ये सब कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होते हैं, हमें जिसको देखते हुए, जिन क्वालिटी फैक्टर्स को देखते हुए हमें उन कंपनीज पे इन्वेस्टमेंट करना है जिस पे हमें रिटर्न्स अच्छे मिले। गैस अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है वो है क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। तो गैस ये फैक्टर्स जो हैं वो कंपनीज के डाटास पे रिलेटेड है कि उनके प्रॉफिट क्या है, उनके सेल्स क्या है ना, उनका ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो कितनी परसेंट से हो रही है, उनका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आ रहा है, पी रेशियो क्या है। तो गैस जस्ट बिकॉज ये बहुत लंबी वीडियो हो गई है, मैं इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा ताकि ये वीडियो और लॉन्ग ना हो और आपको क्लियरिटी थोड़ी अच्छे से आए, क्योंकि ये डाटाज पे बेस्ड है। तो गैस मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।